अब हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का सेक्शन 1 एंड 2। अब स्टीफन्स गर्मियों की छुट्टियां अपने परिवार के नए घर में बिताता है, जो डबलिन के पास ब्लैक रॉक नाम के एक कस्बे में है। वह अपने चाचा चार्ल्स की संगत का आनंद लेता है, जो एक जिंदादिल बूढ़ा आदमी है और भयानक ब्लैक ट्विस्ट तंबाकू पीता है। वह लड़के को एक स्थानीय विक्रेता से मुट्ठी भर फल लेने की अनुमति भी देता है। हर सुबह स्टीफन और अंकल चार्ल्स बाजार से होते हुए पार्क तक टहलते हैं। यह स्टीफन अपने पिता के दोस्त माइक फ्लिन से मिलता है। फ्लिंस स्टीफन को एक धावक बनने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीफन को संदेह है कि वह कभी बहुत सफल हो पाएगा या नहीं। प्रशिक्षण के बाद स्टीफन सुबह की प्रार्थना के लिए अंकल चार्ल्स के साथ गिरजाघर जाता है। स्टीफन अपने चाचा की धार्मिकता का सम्मान करता है, लेकिन उसे साझा नहीं करता। तो डबलिन के पास में ही एक टाउन है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। वहाँ पर स्टीफन्स अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताता है। यहाँ पर इसकी फैमिली ने नया घर लिया। स्टीफन सप्ताह में अपने पिता और चाचा के साथ शहर में टहलने जाता है। उसकी राजनीतिक चर्चाएं और अतीत की कहानियाँ सुनता है। स्टीफन को उसके कई संदर्भ समझ नहीं आते। घर पर स्टीफन अलेक्जेंड्रे डुमास का उपन्यास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ता है और उसकी रोमांच और रोमांस में पूरी तरह से खो जाता है। स्टीफन खुद को उपन्यास की नायिका मर्सिडीज के प्रेमी के रूप में कल्पना करता है। अपने पिता द्वारा परिवार के वक्त के खराब प्रबंधन में शर्मिंदा होकर स्टीफन डुमास के उपन्यास के काल्पनिक रोमांच को एक पलायन के रूप में उपयोग करता है। वह आब्रे मिल्स नामक एक युवा लड़के से दोस्ती करता है, जो द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रोमांच को फिर से दोहराने में उसका निरंतर साथी बन जाता है। स्टीफन को लगता है कि वह उन अन्य बच्चों से अलग है जिन्हें वह जानता है, और वह एक उच्च दुनिया के संपर्क में है। वह भविष्य के एक पल की कल्पना करता है जिसमें वह किसी जादुई रहस्योद्घाटन से बदल जाएगा। डेडलस परिवार को अब अपनी आर्थिक परेशानियां ज़्यादा महसूस होने लगती है और घर का सामान पैक करने वाले लोग डबलिन जाने के लिए घर को खाली करने आते हैं। डबलिन में स्टीफन को पहले से ज़्यादा आज़ादी मिलती है, क्योंकि उसके पिता व्यस्त रहते हैं और चाचा चार्ल्स बूढ़े हो गए हैं। स्टीफन शहर घूमता है और बंदरगाहों पर भटकता है। अभी भी खुद को काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो समझता है। उसे अपनी चाची और एक और बूढ़ी महिला रिश्तेदार से मिलने के लिए जाया जाता है। अब स्टीफन को अपने अंदर कड़वाहट की एक नई भावना महसूस होती है। वह अपनी मूर्खतापूर्ण इम्पल्सिस की आलोचना करता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। अपनी चाची के साथ उसकी बातचीत अजीब होती है और गलतफहमी पैदा करती है। दूसरे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में स्टीफन को कोई खुशी या मज़ा नहीं आता और वह बस दूसरे मेहमानों को चुपचाप देखता रहता है। हालांकि वह दूसरे के साथ एक गाना गाता है, फिर भी उसे दूसरे बच्चे से अलग महसूस करने में आनंद आता है। हालांकि यह पार्टी में एक लड़की ईसी के ओर आकर्षित होता है। वे पार्टी से एक साथ निकलते हैं और उसी ट्राम से घर जाते हैं, अलग अलग स्तरों पर सवारी करते हुए भी पूरी यात्रा के दौरान बात करते रहते हैं। स्टीफन उसके द्वारा पहनी हुई काली स्टॉकिंग्स की ओर आकर्षित होता है और उसे एलिन वांस याद आती है। वह सोचता है कि क्या ईसी चाहती है कि वह उसे छुए और चूमे, लेकिन वह कुछ नहीं करता। स्टीफन घर पर अपनी नोटबुक में एक प्रेम कविता लिखता है, जिसका शीर्षक वह बायरन की नकल करते हुए 2EC रखता है।
वह खुद को रोमांस की चाहत से अजीब तरह से अभिभूत पाता है। जैसे ही गर्मियाँ खत्म होने को आती है, स्टीफन को बताया जाता है कि वह एक नए स्कूल में जाएगा क्योंकि उसके पिता अब क्लांगोस का खर्च नहीं उठा सकते। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में गिरावट का एहसास होता है जो कई तरह से दिखता है। स्टीफन को लगता है कि बचपन की स्थिरता खत्म हो रही है और लोग व जगह बदल रहे हैं, अक्सर बुरे के लिए। अंकल चार्ल्स पहले मिलनसार थे, पर अब वे बूढ़े हो गए हैं। माइक फ्लिन, जो कभी अच्छे धावक थे, अब दौड़ते हुए हास्यप्रद लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, डेडलस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी से खराब हो गई है। घर का सामान हटाना स्टीफन के दुनिया पर पहले से भोले भरोसे के टूटने जैसा है। इस गिरावट से स्टीफन बहुत प्रभावित होता है और क्रिसमस पर भी वह दुखी रहता है। वह खुद से और अपने बदली किस्मत से नाराज़ है। स्टीफन अब भी दुनिया से अलग महसूस करता है, लेकिन उसमें नैतिक आलोचना की क्षमता विकसित हो रही है। स्टीफन के आसपास गिरावट के बावजूद उसकी संवेदनाएं बढ़ती है, खासकर साहित्य के प्रति उसका नज़रिया विकसित होता है। जैसा वह बचपन में अपने पिता की कहानी के नायक से जुड़ा था, वैसे ही अब वह खुद को काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो समझने लगता है। ये पढ़ने के अनुभव दिखाता है कि कैसे साहित्यिक चरित्रों से जुड़ना उसकी आत्मधारणा को आकार देता है। बच्चों की कहानी के लड़के से अलग स्टीफन का नया आदर्श। काउंट सक्रिय, साहसी, वीर और थोड़ा खतरनाक भी है। काउंट की तरह जो बदला लेने वाला और गलतियों को सुधारने वाला है, स्टीफन भी दुनिया में दिख रही नाइंसाफ़ी से निराश है, जो इसी साहित्यिक चरित्रों से स्टीफन के संबंधों को दिखाकर यह बताते हैं कि साहित्य केवल अकेला काम नहीं है। स्टीफन और ऑब्रे मिल्स ये दोस्ती डूमास के उपन्यास की नकल करने की साझा पसंद पर आधारित है। साहित्य स्टीफन की बढ़ती योजना को भी दिखा देता है, जिसे वह द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की नायिका मर्सिडीज का पीछा करने के सपने में बदल देता है। स्टीफन को फिर से साहित्य में रोमांटिक आदर्श मिलते हैं जब वह ईसी नामक लड़की के लिए लिखी कविता में लॉर्ड बायरन की प्रेम कविता का उपयोग करता है। जीवन और साहित्य का यह मेल कलाकार और युवा के बीच के संबंधों को दर्शाता है, एक जो कला बनाता है और दूसरा जो जीवन जीता है, एक दूसरे के पूरक हैं। स्टीफन की प्रेम रुचियां जटिल तरीके से विकसित होती है। वह अपनी वास्तविक जीवन की अजीब कामुक मुलाकातों और डूमास के उपन्यास की नायिका मर्सिडीज का वीरतापूर्वक पीछा करने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के बीच तनाव महसूस करता है। फिर भी स्टीफन का आदर्श प्रेम का दृष्टिकोण एक परिपूर्ण प्रेम वस्तु की इच्छा से कम है और एक महिला को रखने की आशा से अधिक है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जिस पर स्टीफन अपने प्रेम के विचार का मॉडल बनाता है, अंततः मर्सिडीज को तीखे अस्वीकृति के साथ मना कर देता है। मैडम, मैं कभी मस्कटेल अंगूर नहीं खाता। स्टीफन की कल्पना फिर प्रेम भरे रोमांस की नहीं है, बल्कि एक महिला को अस्वीकार करने की है जो उसे चाहती है। स्टीफन की इच्छा की अभयलिंगी प्रवृत्ति फिर से तब प्रकट होती है जब वह एक पार्टी में एक लड़की को मंत्रमुग्ध होकर देखता है, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। वास्तव में जब वह घूर रहा होता है, स्टीफन पार्टी में लड़की के बारे में नहीं बल्कि अपनी पहली क्रश एलिन वांस, जिसे उसने सालों पहले देखा था, के बारे में सोचता है। एक पारंपरिक रोमांटिक नायक के विपरीत महिलाओं के लिए स्टीफन की इच्छा उलझी हुई और भ्रमित करने वाली होती है।